ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में और एयरपोर्ट में और हर जगह आपने आज भारत में आपने प्रत्येक कोने में आपने कभी ना कभी ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी। लेकिन आपको मालूम ये नहीं था कि आपको आपके साइकोलॉजी के लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ प्रीमियम कोर्स। ठीक है, देखिए प्रीमियम कोर्स की शुरुआत ही देखिए किस चीज़ से हो रही है, हमारे सुलभ शौचालय के साथ। तो बात होती है यहाँ से हमारे फूड से। फूड इनटेक आप करते हैं, आपके पास क्या है, आपके पास टेस्ट बड्स हैं, स्वाद कलिका आपके पास है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पापिये। ठीक है, इसके आधार पर ही आपको मालूम पड़ता है कि उस चीज़ का स्वाद किस प्रकार से है। और जो कहाँ पे जाती है, आपके जो जाती है आपके गुस्टेटरी कॉर्टेक्स में, यानी कि आपका जो गुस्टेशन वाला वलकुट होता है, गुस्टेटरी वलकुट, उसमें जाता है आपके ब्रेन में। ठीक है, लेकिन वो तो इन्फॉर्मेशन जाती है स्वाद की कि आपके ब्रेन में क्या होगा, लेकिन जो मटेरियल है जो आप खाते हैं, खाना या भोजन जो भी आप खाते हैं, वो आता है आपके यहाँ से होते हुए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पेट में आके, स्टमक में आके क्या होता है, वहाँ पे बैठ जाता है। फिर उसका अलग प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग अलग चलती है, यहाँ पे अलग प्रक्रमण होता है। उसके बाद खाना यहाँ एसिड फेंकते हुए जो भी चीज़ें हैं यहाँ से होते हुए इस प्रकार से यहाँ पे घुसता है। ठीक है, तो आपको मिलती है यहाँ पे क्या, आपको मिलती है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और आपको मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा था बायोलॉजी में बचपन में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जितनी काम की चीज़ है वो आपका शरीर रख लेता है। ठीक है, जो भी काम का है वो रख लेता है, और जो भी मल है, जो भी वेस्ट है, उसको क्या करता है, वो उसको वो बाहर निकालता जाता है। ठीक है, इसके काम की जो चीज़ थी वो ये रख लेगा, देन आगे आके जो काम की चीज़ है वो रख लेगा, और फिर ऐसे आते 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 यहाँ से ऐसी पूरी प्रोसेस स्टार्ट होते 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 आखिरी में जो मटेरियल बचता है आपका इरेक्टम, और आपकी ये मार्ग के थ्रू क्या होता है, वो आपका जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं मिस्टर जिम्बार्डो के पास। एक ऐसा सवाल जो शायद एनटीए ने पहली बार पूछा रिसर्च मेथड्स के अंदर। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, ये आपने ऑलरेडी प्रीमियम लेक्चर 1 में देख लिया है, तो सीधे हम इनके सवालों पे चलते हैं। द एक्सपेरिमेंट was highly appreciated, was highly criticized, resulted in the development and recognition of ethical guidelines, resulted in the study of behavior of guards। इस प्रयोग की, क्या आपको लगता है इस प्रयोग की क्या सराहना की गई होगी, क्या आपको लगता है इसकी आलोचना की गई, क्या आपको लगता है कि अध्ययन की परिणति नैतिक दिशा निर्देशों के विकास और स्वीकृति में हुई, या आपको लगता है परिणति रक्षकों के व्यवहार में, अध्ययन में हुई। ठीक है, यहाँ सब कुछ भी बातें नहीं हो रही है, मेन बात क्या होगी आपकी, आपकी ऑप्शन नंबर सी। इस रिसर्च ने क्या बताया, इसके रिजल्ट ने क्या बताया हमको, डेवलपमेंट हुआ किसका, एथिकल गाइडलाइंस का, कि आपकी एक रिसर्च या आपका एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से क्या करना चाहिए, कंडक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मेंटल ट्रॉमा वगैरह वो सब चीज़ आप उनको देते रहेंगे। ये देखिए, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सभी कौन है, 1 2 3, ये लोग कौन है, ये लोग सभी लोग कैदी हैं। इनको क्या भूमिका दी गई थी, इनको क्या बनाया गया था, इनको यहाँ पे प्रिजनर बनाया गया था। ठीक है, जैसे जेल में कैदी होते हैं उन्हीं प्रकार से। ये जो आप देख रहे हैं ये कैदी है आपका 5 4 8 3 नंबर का, और ये जो है ये कौन है, ये है वहां का गार्ड। ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के पहले, इस प्रयोग के पहले, ये जो दोनों थे, है ना, ये जो कैदी है वो भी और जो जेलर है यहाँ पे वो भी, ये सब कैसे लोग थे, ये सब सामान्य लोग थे। ठीक है, आप हमारी तरह सब सामान्य लोग थे, लेकिन केवल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो ने क्या किया, उनको एक चीज दे दी जिसके आधार पर उनको यहाँ पे क्या बनाया गया, गार्ड बनाया गया, और यहाँ पे उनको कैदी बनाया गया। और फिर ये प्रयोग चलता रहा लगभग 6 दिन तक। ये देखिए, ये है आपका गार्ड। ठीक है, और ये वो जो कैदी है वो। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64। इस प्रयोग में क्या गलत हुआ कि छठवें दिन इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट वॉज बोरिंग, यह प्रयोग उबाऊ था। कैदियों ने विचलित और अपमानित अनुभव किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शोधकर्ताओं से इस अध्ययन को रोकने के लिए कहा। कैदी और रक्षक मित्र बन गए। क्या आपको लगता है ऐसे लोग बने होंगे मित्र? नहीं बने होंगे। अगर आप चाहें तो जाके एक सीरीज देख सकते हैं, वेब सीरीज या कुछ मूवी थी, इसका नाम ही था, खैर नाम नहीं बताएंगे अभी, मालूम ही है आपको, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, राइट आंसर क्या है, द प्रिजनर्स फेल्ट अपसेट एंड ह्यूमिलिएटेड। कैदियों ने विचलित और अपमानित अनुभव किया। ठीक है,
जो कैदी थे पहले कैसे पर्सन थे, वो नॉर्मल थे, नॉर्मल पर्सन थे, उनमें से ही मतलब ये पॉपुलेशन है, इसी में से क्या उठाया, सैंपल उठाया, एक को बना दिया गार्ड और दूसरे को बना दिया क्या, प्रिजनर बना दिया, वहां पे कैदी बना दिया। ठीक है, राइट आंसर, द प्रिजनर फेल्ट अपसेट एंड ह्यूमिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी। नेम द साइकोलॉजिस्ट हु लेड दिस रिसर्च, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह शोध किया। मिलग्राम, जिम्बार्डो, एश शेरिफ, मिलग्राम, जिम्बार्डो, एश शेरिफ, डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो। ठीक है, शेरिफ ने क्या दिया हमको, शेरिफ ने दिया हमको रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें वो ग्रुप की बात करता है कि अगर ग्रुप में तनाव है तो उनको क्या करिए, उनको एक गोल दीजिए, है ना, और उस गोल के लिए दोनों ए ग्रुप एंड बी ग्रुप क्या करते हैं, फिर मिल के काम करते हैं। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है शेरिफ वाला, ठीक उसी प्रकार की बात है कि अगर मान लीजिए दो दुश्मन है, मान लीजिए, ठीक है, इस घर के अंदर आपने क्या बिठाए हैं, दुश्मन, ये है दुश्मन ए और ये है दुश्मन बी। ठीक है, लेकिन इन लोग बाहर कब आ सकते हैं, इन लोग की एग्जिट कब हो सकता है, जब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों की ऐसा कुछ काम करेंगे, मान लीजिए इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको इसको x काम आता है और इसको y काम आता है। ठीक है, बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए x प्लस वाई का मिलना जरूरी है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ काम जिसमें ये भी मदद करे ये भी मदद करे, तो ही इन लोग की एग्जिट हो पाएगी। अकेला अगर x ट्राई करेगा तो काम नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, और अकेला y करेगा तो भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना होगा, साथ में काम करना होगा, तभी एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है, तो दुश्मन भी क्या बन जाते हैं, यहाँ पे दोस्त बन जाते हैं। ऐसा कुछ बात की थी शेरिफ ने रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट्स केव इस बार पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, मिलग्राम ने क्या बताया हमको, मिलग्राम का कौन है, इनका पूरा नाम, इनका पूरा नाम स्टैनली मिलग्राम। जन्म हमारे आजादी के दिवस 15 अगस्त इनका जन्म दिवस होता है। इन्होंने ही बताया किसके बारे में, इन्होंने बताया है आज्ञा पालन के बारे में। ठीक है, आज्ञा पालन के बारे में कि लोग अथॉरिटी की इतनी बात मानते हैं कि किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम जो होता है जल्लाद आपका। ठीक है, जल्लाद क्या देता है आपको, आपको नहीं, मतलब जो भी क्राइम करता है उसको क्या देता है, वो देता है फांसी। ठीक है, तो क्या जल्लाद खुद से फांसी देना चाहता है, नहीं, क्यों, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, ऊपर अथॉरिटी से बोला जाता है कि आपको ये काम करना ही होगा। ठीक है, तब जाके वो काम करता है। इस एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए आपको। मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था किस पे, आपकी आज्ञाकारिता के ऊपर। और ऐश का आपको मालूम है किसके ऊपर था, कन्फॉर्मिटी के ऊपर था, कि लोग दूसरों को देख के दबाव में क्या कर देते हैं, अपनी मुंडी भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, कोई आके पूछेगा यहाँ से 1 2 3 4 पर्सन, यहाँ 4 लोग हैं और आप है 5वें पर्सन। किसी ने आगे पूछा क्या आपको समझ में आया, या टीचर ने आपसे पूछा क्या आपको समझ में आया, इसने अगर हाँ बोला, इसने हाँ बोला, इसने हाँ बोला और इसने हाँ बोला, तो आप भी बट ऑब्वियस क्या बोलेंगे, आप भी हाँ बोलेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप इन लोगों से अलग दिखें या टीचर की नजर में आप अलग से काउंट किए जाएं। ठीक है, ऐसा कभी ना कभी हर किसी के साथ होता है। ठीक है, तो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट के बारे में मालूम है आपको, जिम्बार्डो के एक्सपेरिमेंट की मालूम मालूम है, ऐश के बारे में हमने लेक्चर में बात की है, शेरिफ के बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, अगला सवाल, दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज, नाम मालूम है आपको, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट प्रयोग किसने किया, डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो ने। ठीक है, ओके, फिर अगला है हमारे पास ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, अभी आपको बताया किसका है ये है 15 अगस्त स्टैनली मिलग्राम का आज्ञानुपालन अनुप्रयोग, सॉरी आज्ञानुपालन प्रयोग। ठीक है, किसका है ये, आपको अभी बताया स्टैनली मिलग्राम का। ठीक है, मिशिगन एक्सपेरिमेंट, ऐसा इस प्रकार से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अभी आपको एडवांस यहाँ बता दे रहे हैं लेक्चर के अंदर, एक था आपका मिनेसोटा ट्विन स्टडी। ठीक है, मिनेसोटा ट्विन स्टडी एक्सपेरिमेंट आपके 1990 या 92 के आसपास लगभग ये हुआ था, इसको नोट कर लेंगे आप आईएमपी। ठीक है, जो आपको डेवलपमेंट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था पूरी जुड़वा बच्चों की कहानी, वो कहानी इसीलिए थी क्योंकि आपको इस प्रकार का भी एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, नाम क्या है इसका, नाम है इसका मिनेसोटा ट्विन स्टडी एक्सपेरिमेंट। इसमें बात की गई थी कि पर्सनैलिटी में और आपके मेनली जो भी ट्विंस में जो जुड़वा लोग हैं उनमें किस प्रकार से भेदभाव होता है या किस प्रकार से अलग अलग इंटेलिजेंस होता है या पर्सनैलिटी होती है। क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में अलग लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए मिनेसोटा ट्विन स्टडी किससे संबंधित है, आपके जुड़वा बच्चों से संबंधित है। कि जुड़वा बच्चों को अगर हम नेचर और नर्चर की बात होती है वहां पे, ठीक है, प्रकृति और पोषण की बात होती है कि किस प्रकार से अगर आप एक ही मतलब जीन्स सेम हो और एनवायरनमेंट अलग अलग हो तो क्या फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, वो था एक्सपेरिमेंट कौन सा, मिनेसोटा वाला। मिशिगन ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर अगला यहाँ पे फॉल्स मेमोरी एक्सपेरिमेंट, जो आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉल्स मेमोरी किसने दिया था, ये हमको बताया था लॉफ्टस एंड प्रिकल ने। ठीक है, इसी पेपर में सेम आपके 22 के पेपर में ऊपर एक सवाल था ना मेमोरी के ऊपर से, फॉल्स मेमोरीज का आंसर था,
वो इसी से संबंधित है, फॉल्स मेमोरी एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, दिस स्टडी शोज दैट वी बिहेव अकॉर्डिंग टू अवर, यह अध्ययन प्रदर्शित करता है कि हम अपने खालिस्तान के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हम किसके अनुरूप व्यवहार करते हैं? विश्वास, अभिवृत्ति, भूमिका, पृष्ठभूमि, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, रोल्स, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं है, एटीट्यूड्स भी नहीं है, बिलीव भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, भूमिका सॉरी पृष्ठभूमि नहीं है, अभिवृत्ति भी नहीं है। राइट आंसर क्या है आपका? भूमिका, रोल्स। आप जिस रोल में हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करेंगे, ठीक है, अपने समाज में। ठीक है, ओके। मान लीजिए कोई आपका नेता है आपकी कॉलोनी का, ठीक है, कोई आपकी कॉलोनी का नेता है, अभी वो किसकी भूमिका में है? नेता की भूमिका में। ठीक है, तो वो आपके घर में आएगा, वोट मांगेगा आपसे, पाव पड़ेगा, आपके पैर धो के भी पिएगा उसको जरूरत पड़ी तो। ठीक है, ये सब काम वो करेगा। लेकिन मान लीजिए कल को वो एमपी बन जाता है तो आपके घर तक वो झांकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी भूमिका बदल गई, वहां पे उसका रोल बदल गया। ठीक है, आप भी मान लीजिए आज नॉर्मल आदमी है, लेकिन कल अगर आप कुछ भी बन जाएंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कल आप पीएम बन गए तो क्या हो जाएगा? आपकी भूमिका अलग हो जाएगी, तो आपका व्यवहार वहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कोई अगर आम आदमी होता है ना, जब वो क्या बन जाता है? पुलिस में चला जाता है, तो उस प्रकार से उसके क्या मिल गया? उसकी भूमिका चेंज हो गई, उसका रोल चेंज हो गया, तो उसी के अनुरूप क्या करता है? वो अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड भी नहीं है, बिलीव भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? दिस स्टडी, यह अध्ययन की बात हो रही है। ठीक है, यानी कौन सा अध्ययन? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, कि इसमें हमको मालूम पड़ा कि हम अपने रोल्स, हमारी भूमिका के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आपके 67 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये वाला सवाल, अभिकथन ए और आर। हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है क्यों, इसीलिए। हमेशा ए में क्या देखना है आपको? क्यों बोल रहा है, और आर में क्या बोल रहा है? इसीलिए बोल रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर 90% टाइम्स में क्या होगा? सही होगा। 10% का हम मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि एनटीए की जो मर्जी है वो इसका आंसर दे देगा। ठीक है, इसमें आप हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनटीए कुछ सवालों में कर देता है ऐसा, आपने पीवाईक्यूज में भी देखा है ऐसा होता है, और कुछ कुछ सवालों में देखने मिलेगा यहाँ पे एनटीए की वजह से आपके मार्क्स या तो किसी ने गलत कर दिया होगा तो उसको सही हो जाएगा, और किसी का सही गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है हर बार होगा। 90% केसेस में देखा गया है कि आप जो मार्क करेंगे क्यों और इसलिए, ये लागू होगा। कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है उनके साथ भी, तो वो यहाँ पे माइंड नहीं करेंगे आपका आंसर। ठीक है, ओके, हमेशा ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? क्यों, वाई, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसीलिए, है ना, या इसी वजह से। ठीक है, ओके। आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न तनाव को घटाने के लिए लोगों द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या हेतु अंतर्नाद, अंतर्नोद भी नहीं लिख सक रहे हैं, अंतर्नाद न्यूनीकरण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है कि हिंदी से एक बार इंग्लिश में स्विच कर ले। मानव शरीर अपनी भौतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, इसे समावस्थान कहा जाता है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या क्या बात हो रही है। आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न तनाव को घटाने के लिए, आपकी मान लीजिए कुछ आवश्यकता है, उसका तनाव, स्ट्रेस आ रहा है, उसको घटाने के लिए क्या करते हैं? लोगों द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या हेतु, लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या बताया है? अंतर्नोद न्यूनीकरण की बात की गई है, यानी कि आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की बात की गई है। ठीक है, किसने दी थी? 1900 आपके क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया गया है। कारण, मानव शरीर अपने भौतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, इसे समावस्थान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपके होम्योस्टैसिस की। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपको भूख लगेगी, आपको नींद लगेगी, और आपको सेक्स चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए क्या होगा? आप होम्योस्टैसिस मेंटेन करना आप चाहेंगे। ठीक है, यहाँ बात किसकी कर रहा है? वो ड्राइव रिडक्शन की बात कर रहा है। यहाँ बात किसकी कर रहा है? यहाँ पे होम्योस्टैसिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये आर जो है ये ए को एक्सप्लेन कर रहा है? ठीक है, या फिर जो आर की वजह से ए मिल रहा है हमको, ऐसा आपको लग रहा है? सॉरी, ए की वजह से आर मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं, यहाँ क्या बात कर रहे हैं? प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना था? आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न तनाव को घटाने के लिए लोगों द्वारा किए गए कार्यों की हमको व्याख्या करनी थी। व्याख्या हेतु हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो ए सही है। और यहाँ क्या बोल रहा है? मानव शरीर अपने भौतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, इसे समावस्थान कहा जाता है। ये भी सही बात है, लेकिन क्यों, इसलिए। जरा इसको पढ़िए, और ये क्यों किया गया होगा, क्या उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल रहा है? इसलिए मानव शरीर अपने भौतिक शरीर से बनाए रखता है, इसे समावस्थान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं करता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर होता है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं है।
आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न तनाव को घटाने के लिए लोगों द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या हेतु अंतर्नाद न्यूनीकरण प्रस्तुत किया गया। मेन कीवर्ड यहाँ पे आपका प्रस्तुत पे था, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 10% का आपको मार्जिन लेके चलना है इन सवालों में, ए और आर वाले सवालों में। 90% आपके आंसर सही होंगे अगर आपको सही किया है, क्यों और इसलिए, ठीक है। लेकिन 10% आपको एनटीए को चांस देना होगा। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है स्टेटमेंट 1, स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड इन रिलेटिवली ऑर्डिनरी लाइफ कंडीशंस। सही बात है। एनी लाइफ इवेंट दैट रिक्वायर्स पीपल टू चेंज, अडेप्ट और एडजस्ट कैन रिजल्ट इन स्ट्रेस। ये भी सही बात है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर। हमको मालूम है दोनों ही क्या बोल रहा है, यहाँ पे सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए एक बार नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में कहा जा रहा है, यहाँ पे ए और आर की बात नहीं हो रही है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रतिबल का अनुभव यानी ये आपका स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस के लिए आपके लिए एक और वर्ड आ गया है, एनटी ने प्रस्तुत किया है, प्रतिबल। इसको भी आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रतिबल का अनुभव अपेक्षाकृत सामान्य जीवन परिस्थितियों में होता है, ठीक है। सही बात है, हम स्कूल जाते हैं स्ट्रेस होता है, कॉलेज जाते हैं स्ट्रेस होता है, नौकरी करते हैं स्ट्रेस होता है, सामान्य जीवन परिस्थितियों में स्ट्रेस होता है, हमको अनुभव होता है, सही बात है। जीवन की किसी भी ऐसी घटना के फलस्वरूप प्रतिबल हो सकता है जिसमें लोगों को बदलने, अनुकूलित होने अथवा समायोजित होने की आवश्यकता हो। सही बात है। आप इंडिया से जापान चले जाइए, क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। जापान से चाइना चले जाइए, स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि क्या करना होगा आपको, वहाँ पे अडेप्ट करना होगा सिचुएशंस को, अनुकूलित होने और समायोजित होने की आवश्यकता होगी। जहाँ पे भी, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे स्ट्रेस मिलेगा, प्रतिबल मिलेगा, ठीक है। सही बात है, दोनों सही बात है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए अब पढ़ते हैं 60 नंबर का प्रश्न। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन रेफरेंस टू जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस। दूसरे नंबर की थ्योरी है हमारे इमोशन की, संवेग की, कौन सी, जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स लैंग के संदर्भ में बात करनी है हमको, ना ही किसी और के, ठीक है। द फीडबैक रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूट्स फीलिंग ऑफ इमोशंस। The emotion producing situation is interpreted by the cortex. The brain receives sensory feedback of responses occurring in the body. The cortex triggers changes in peripheral nervous system. The muscular and visceral changes occur in the body. अब आपको केवल यहाँ पे इतना मालूम होना चाहिए था मेनली कि जेम्स लैंग बोलते क्या है। पहले कौन सा होगा, आपका शरीर रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके साथ इमोशंस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार हिंदी में। यहाँ पे देखिए, जेम्स लैंग के संवेग के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। केवल आपको क्या मालूम होना चाहिए था, पहले फिजिकल होगा, फिर हमको इमोशन की अनुभूति होगी, यानी संवेग हमको मिलेंगे, ठीक है। प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है, ठीक है। तो ये पढ़ के ही आपको आंसर तो वैसे ही मिल जाएगा कि आंसर में कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। मान के चलते हैं हमको नहीं मालूम। प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है। दूसरा, स्थिति उत्पन्न करने वाले संवेग को कॉर्टेक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। सी, शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का फीडबैक ज्ञानेंद्रिय द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका प्रणाली में कॉर्टेक्स परिवर्तनों को प्रेरित करता है। ई, शरीर में मांसपेशी और आंतरांगिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। हमको क्या नॉलेज है अभी तक कि जेम्स लैंग की थ्योरी में पहले बॉडी हरकत करेगी, फिर हमको मालूम पड़ेगा कि क्या हम इमोशन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक एक को पढ़िए। प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, संवेगों का अनुभव। प्राप्त फीडबैक हमको स्टार्टिंग में कैसे मिल जाएगा बताइए, नंबर पहली ही पोजीशन में आपको फीडबैक कैसे मिल जाएगा। जेम्स लैंग जब बात करते हैं पहले फिजिकल होगा, पहले शारीरिक क्रिया होगी, उसके बाद आपको संवेग की अनुभूति होगी या संवेग का अनुभव होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है, ठीक है। तो ये तो गलत लग रहा है, सबसे पहले ये तो नहीं होगा, ठीक है। स्थिति उत्पन्न करने वाले संवेग को कॉर्टेक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो आपने आराम से भर भर के 5 बार 5 वीडियोस देखे आपने किसके, संवेदी स्मृति के, है ना, उसमें आपको ये तो बात मालूम पड़ चुकी है कि अंतिम चीज कहाँ पे जाती है, अंतिम चीज जाती है आपके कॉर्टेक्स में, अंतिम चीज जाती है आपके वल्कुट में, ठीक है। अंतिम क्यों कहा जा रहा है, आपके ब्रेन की जब बात करें हम तब, ठीक है, ब्रेन में। लेकिन वल्कुट के पहले की पूरी कहानी कहाँ पे होती है, ये होती है आपके सेंसरी सिस्टम में, है ना। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां है, अब सॉरी आपकी जो इंद्रियां हैं 5, आई, ईयर, नोज, वो सब जो है आपका टच, फील, है ना, वो है आपका पूरा सेंसरी सिस्टम। और कहाँ भेजता है, आपके कॉर्टेक्स में भेजता है, वल्कुट में भेजता है, ठीक है। ओके,
शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का फीडबैक ज्ञानेंद्रिय द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है। ठीक है। फिर परिधीय तंत्रिका प्रणाली में कॉर्टेक्स परिवर्तनों को प्रेरित करता है। शरीर में मांसपेशी और आंतरांगिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, BDECA, ADCEB, DBECA, BDCEA। ठीक है। इसमें से आपको यह तो समझ में आ गया कि प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है। ये हमको मालूम है, पहले फिजिकल होगा, फिर हमारा इमोशन होगा, फिर हमारा संवेग होगा, अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग, है ना। इसका मतलब ए तो सबसे लास्ट में आएगा, ये बात आपको कंफर्म हो गई। तो उसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब या तो आंसर ए है या सी है या डी है। ठीक है। ओके, डी क्या बोल रहा है, बी हमको दो जगह दिख रहा है, डी क्या बोल रहा है, परिधीय तंत्रिका प्रणाली में कॉर्टेक्स परिवर्तनों को प्रेरित करता है। अरे ये कैसी बात हो रही है। ठीक है। ओके, स्थिति उत्पन्न करने वाले संवेग को कॉर्टेक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। ये आएगा आपका नंबर फर्स्ट पे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे संवेदी तंत्र है, सेंसरी सिस्टम है ना। तो सबसे पहले कहाँ से देखेंगे आप, मान लीजिए कुछ कोई मूवी देख रहे हैं आप, ठीक है, कोई मूवी देख रहे हैं आप, ठीक है, तो आपके रेटिना से होते हुए सबसे कहाँ पहुंचेगा, कॉर्टेक्स में पहुंचेगा ना। उत्पन्न करने वाले संवेग को, स्थिति क्या है, वो मूवी में कुछ स्थिति हो रही होगी जिसने क्या किया है, स्थिति उत्पन्न करने वाले संवेग को कॉर्टेक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। तो जो भी आपके इमोशन वगैरह हो रहे हैं वो कौन निरूपित करेगा, आपका कॉर्टेक्स जो है, वो स्थिति उत्पन्न करने वाले संवेग को कॉर्टेक्स द्वारा निरूपित किया जाता है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी ए या फिर आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। ठीक है, ए और डी। उसके बाद क्या होगा, परिधीय तंत्रिका प्रणाली में, यानी कि आपके पीएनएस की बात हो रही है, परिधि पी में कॉर्टेक्स परिवर्तनों को प्रेरित करता है। अब देखिए थोड़ा बहुत ये गलत फ्रेम भी करते हैं सवालों को, तो उसका भी आप ध्यान रखें। परिधीय तंत्रिका प्रणाली में कॉर्टेक्स परिवर्तनों को प्रेरित करता है। ठीक है, ये होगा नंबर सेकेंड, सही चल रहा है, बीडी बीडी। उसके बाद क्या होगा, अगला अगला होगा आपका ई, शरीर में जो होता है। अब आपका पीएनएस कहाँ है, पूरे शरीर में है। ठीक है, शरीर में मांसपेशी और आंतरांगिक परिवर्तन आते हैं, बिल्कुल सही बात है, ई। फिर क्या होगा, शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का क्या होगा, फीडबैक ज्ञानेंद्रिय द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ फिर से आपकी ज्ञानेंद्रिया क्या भेजेंगी, मस्तिष्क को भेजेंगी यहाँ पे सिग्नल सी, और सबसे अंत में क्या आएगा, प्राप्त फीडबैक संवेगों का अनुभव तैयार करता है। इसी के साथ राइट आंसर क्या होता है आपका, राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, BDECA। ठीक है, द इमोशन प्रोड्यूसिंग सिचुएशन इज इंटरप्रेटेड बाय कॉर्टेक्स। वलकुट को मालूम पड़ता है कि क्या होने वाला है, इमोशन अब आने वाला है ना, इंटरप्रेट कर लेता है कॉर्टेक्स। फिर क्या करता है, कॉर्टेक्स ट्रिगर करता है बदलाव कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द मस्कुलर एंड विसरल चेंजेस अकर इन बॉडी, ई में। देन सी में होगा द ब्रेन रिसीव सेंसरी फीडबैक ऑफ रिस्पॉन्सेस अकरिंग इन द बॉडी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में द फीडबैक रिसीव कॉन्स्टिट्यूट्स फीलिंग ऑफ इमोशंस। राइट क्या होता है, 1BDECA, 1 2 3 4 एंड देन 5 अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग। अब देखिए इंग्लिश में भाषा कितनी सरल है, द ब्रेन रिसीव सेंसरी फीडबैक ऑफ रिस्पॉन्सेस अकरिंग इन द बॉडी। ठीक है, द ब्रेन रिसीव, मस्तिष्क को प्राप्त होता है संवेदी फीडबैक ऑफ रिस्पॉन्सेस, अनुक्रियाओं का, अकरिंग इन द बॉडी। अब यहाँ पे देखिए सी में क्या लिखा है, शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का फीडबैक ज्ञानेंद्रिय द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है। ये जो वर्ड ऐड कर दिया है आपका किसके लिए, सेंसरी के लिए। ठीक है, यहीं पे जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर वो सवाल अंग्रेजी में नहीं देखेगा एक बार तो। ठीक है, द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है। अगला सवाल 59 नंबर का, अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर्डनेस। संरचना के आधार पे, ये नहीं सुना आपने, ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है। ठीक है, ये आपका थीमेटिक परसेप्शन, ये है आपका रॉरशाच, और ये है आपका मिनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरी सूची जो बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि इनकी स्ट्रक्चर के आधार पे बताइए कि कौन कम से ज्यादा होगा, सबसे कम संरचना किसकी है, उससे ज्यादा किसकी है, उसके ज्यादा किसकी है, एंड उससे ज्यादा किसकी है। ठीक है, ये आप जानते हैं किसके बारे में, आप जानते हैं प्रक्षेपी तकनीकों के बारे में, है जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उनके बारे में, जिसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर हमको कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है इसमें सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है, आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वेट, टेट, रॉरशाच और MMPI, इसमें से आपको ये मालूम है कि ये तीन क्या है, ये तीन आपकी प्रक्षेपी तकनीक है। ठीक है,
थोड़ा सा सवाल टफ है, अच्छा सवाल है ये। प्रक्षेपी तकनीक है तीनों ही, कौन कौन सी? वेट, टेट और रॉरशार्च। रॉरशार्च आपको मालूम है 1981, ये आपको बताया था जब हमने लेक्चर देखा था पर्सनैलिटी के बारे में, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट वाली बात जब हमने की थी कि आपको एक चित्र दिखाया जाता है और उसके आधार पर आपको क्या बनानी होती है, वहां पे कहानी बनानी होती है। ठीक है, ओके। तो आपको ये तो मालूम है रॉरशार्च सबसे पहले आया था 1921 में। ठीक है, तो उसके आधार पे आप ये तो कर सकते हैं गैस कि आपको सी सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, सी सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ए आया या फिर बी। ठीक है, और डी भी आएगा लास्ट में, ये भी आपको मालूम है। ये क्या है? एमएमपीआई है। ये किस प्रकार का है? एक आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक मानक है, मानक मूल्यांकन कह सकते हैं इसको एमएमपीआई को। तो डी लास्ट में आएगा, बस ये मालूम होना चाहिए ये पहले आए। ये पहले आया इन द सेंस स्ट्रक्चरनेस किसकी कम होती है। ठीक है, ये होती है आपकी किसकी? ये आपके टेट की होती है, फिर आपका वेट और फिर आपका एमएमपीआई। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर है, सी बी ए डी। अब देखिए यहाँ पे वेट ये क्या होता है? ये होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, यहाँ वर्ड दिख गया तो वर्ड से क्या समझ जाएंगे ये किस प्रकार का परीक्षण है? एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन देखिए कितना काम आती है आपके हर जगह पे। ठीक है ना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जैसे ही आपने देखा आपको ये समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार का परीक्षण है, एक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, तो वो टेस्ट यही करना चाह रहे थे आपसे कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि आपको वर्बल टेस्ट क्या होता है ना, इसकी आपको जानकारी है या नहीं। उन्होंने ये भी चेक कर लिया आपके इसी प्रश्न के साथ। ठीक है, कि आपको शाब्दिक और अशाब्दिक जो बहुत ही छोटी चीज लगती है वो आपको आती भी है या नहीं आती है। ठीक है, ओके। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बात की उन्होंने, तो ये मालूम है वर्बल, तो इसकी संरचना कैसी होगी? थोड़ी सी अच्छी होगी, ठीक होगी। अगर आपका थोड़ा भी विवेक चलता है तो विवेक के आधार पर बताइए कि ये दोनों आप जानते हैं क्या है, इन दोनों में किसका इस्तेमाल होता है? पिक्चर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर हम संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, कौन तो रॉरशार्च और टेट, इनके कंपैरिजन में या टेट की बात करें तो टेट और वेट में ज्यादा अच्छा कौन सा स्ट्रक्चर्ड कौन सा मिलेगा हमको? ज्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा हमको वर्बल वाला, है ना, वर्बल। और ये कौन सा है आपका? पिक्टोरियल। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम? चित्रात्मक प्रक्षेपी तकनीक, पिक्टोरियल प्रोजेक्टिव टेक्निक, और ये वर्बल टेक्निक कह सकते हैं जो WAT है वो। ठीक है, आप समझ गए क्या बात हो रही है यहाँ पे संरचना की। तो सबसे पहले आएगा आपका रॉरशार्च, सबसे कम संरचनात्मक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, रॉरशार्च सबसे कम संरचना है इसकी। फिर आएगा आपका टेट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। फिर आएगा आपका वेट। ठीक है, और फिर अंत में क्या आएगा आपका? एमएमपीआई। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर्ड है ही, पूरा स्ट्रक्चर है, क्या कैसे होता है मालूम है, मानक है तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो रॉरशार्च, टेट, वेट, एमएमपीआई, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, ओके। इसलिए आपको भले ही एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं लेकिन बहुत ही काम के लेक्चर्स हैं वो सारे। ठीक है, तो लेक्चर मिस मत करिए, अच्छे से अटेंड करिए, नोट्स करिए और रिवाइज करिए, तो आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होगा सी और डी में, अगर ये तो मार्क नहीं किया है किसी ने। ठीक है, तो अगर ये मार्क किया है तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, बट वो भी अब क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ओके, अगला सवाल है भगवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान एवं शांति की प्राप्ति, ये आपको कराया था प्रीमियम लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो इसका आंसर भी आप क्या करेंगे? आप व्हाट्सएप करेंगे इसका आपने क्या आंसर लिखा है। ठीक है, ये अगर किसी का गलत हुआ है तो फिर आपको अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। ओके, दृश्य सूचना प्रक्रिया की बात की गई है, ABCDE। सबसे पहले क्या होगा? आपके चाक्षुष संग्राहक उद्दीप्त होंगे, रॉड्स एंड कोन्स को प्रकाश पड़ेगा, वो भेजेंगे बाइपोलर के पास। बाइपोलर कहाँ भेजेगा? बाइपोलर भेजेगा गैंग्लियन सेल के पास। गैंग्लियन से कहाँ जाएगा? देन अगली इंफॉर्मेशन आपका जो रेटिना है ये क्या करेगा? LGN को भेज देगा। LGN के बाद आपका V1 V2 और फिर आपका D लास्ट में इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स और पैरेटल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल इजी था, सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। अगेन एक और सवाल, इसका आंसर भी आप लोगों में सभी लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मालूम है आपको। कोर्टा यंग मस्तिष्क को सूचना भेजता है, क्या क्या होता है पहले वो सब आपको ऑलरेडी मालूम है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए, अगला सवाल प्रश्न नंबर 55। केवल आपको क्या बननी चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी अगर आपको आती होगी तो ये चीजें आपको नहीं भी मालूम है तो भी आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे 2-3 मिनट के अंदर। अ हेल्थ स्ट्रेटेजी दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन मटेरियल पीपल, हम इसको देख लेते हैं यहाँ फटाक से। जनता को शिक्षण सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित स्वास्थ्य रणनीति, मित्रों का समूह चिरकालिक दबाव के जोखिम से बचाता है, तीव्र तनाव से पीड़ित व्यक्ति को ऐसी घटना का अनुभव हो सकता है, ऐसी गौण कष्टकारी घटनाएं जो स्वास्थ्य खराब करने में योगदान करती हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही है पद सामाजिक समर्थन की, यहाँ बाधाएं आपके हैसल्स,
ये है आपका प्राथमिक निवारण, और ये है आपको आघात पश्च दबाव विकार। कौन सा विकार है, कौन सा डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये तो आपको, आपने एमए किया है, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए, बेसिक आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तीव्र तनाव से पीड़ित व्यक्ति को ऐसी घटना का अनुभव हो सकता है। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, अगर मान लीजिए मुंबई घटना जब हुई थी या सुनामी के दौरान कोई था जब वहां पे, तो उनको क्या हो सकता है, वापस इसका अनुभव हो सकता है किस प्रकार से अटैक हुआ था। ठीक है, तो सी के साथ 4 जाएगा इजीली। सी के साथ हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में। बात करें मित्रों का समूह चिरकालिक दबाव के जोखिम से बचाता है। ठीक है, कहाँ की किसकी बात हो रही है, सिंपली ये आपके सामाजिक समर्थन की बात हो रही है। आप यहाँ अकेले खड़े हैं, जैसे ही बाहर जाएंगे आपको मित्र मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, आप कहाँ चले गए, आप समाज में चले गए। ठीक है, तो बी के साथ 1 और सी के साथ 4, ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिल गया, बी है इसका राइट आंसर है। जनता को क्या करना है, शिक्षण सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित स्वास्थ्य रणनीति। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें क्या बताना है आपको बच्चों को या लोगों को कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये क्या है, प्राथमिक निवारण है ना, पहले ही हमने कर लिया, बीमारी के पहले ही हमने क्या कर दिया, उनको जागरूक कर दिया, प्राथमिक निवारण है ना, ताकि हम बाद में दवाई खाएं, इससे अच्छा है कि पहले ही हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, और डी के साथ आपका 2 है, ऐसी गौण कष्टकारी घटनाएं जो स्वास्थ्य खराब करने में योगदान करती हैं, ये जो बाधाएं हैं हैसल्स, और किस में मदद करते हैं, ये आपके सीएचडी में भी मदद करते हैं, इसी लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, हो गया ये आपका, तो इसको आप नोट कर लेंगे इन चीजों को। ठीक है, क्या किसमें मैच करता है, ए लिखेंगे, उसके सामने जो राइट आंसर है उसको लिखेंगे, बी लिखेंगे, और इस प्रकार से आप उसका फॉर्म कर सकते हैं अभी के लिए। कि अगला सवाल सिंपल सा है, परिप्रेक्ष्य दिया हुआ है, संबोधित मुद्दे संज्ञानात्मक, मनोगतिकीय, विकासात्मक और आपके जैविक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कुछ आपको मालूम ना हो, मालूम हो, ये आपको मालूम है, व्यक्तित्व और व्यक्ति के प्रछन्न प्रेरक, ये किसके लिए है, ये सिंपली हमारा मनोगतिकीय परिप्रेक्ष्य के लिए है। ठीक है, यानी बी के साथ क्या जाएगा आपका, बी के साथ 2 जाएगा, बी के साथ 2 कहाँ जा रहा है, ये आप राइट आंसर तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। जीवनावधि के अंतर्गत विचारों में परिवर्तन जो होता है, ये किस परिप्रेक्ष्य की बात करता है, विकासात्मक की, यानी कि आपके डेवलपमेंटल की बात करता है। ठीक है, ओके। परिस्थिति विशेष में एक व्यक्ति के विचार, यानी कोई क्या बताएगा आपके संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में, यानी कि आपके कॉग्निशन के बारे में, अगर वहां पे आग लग रही है आप किस प्रकार से अपने विचार रखते हैं। ठीक है, अब आराम की बात करते हैं या भागने की बात करते हैं। फिर यहाँ पे आपका मध्यस्थताकारी व्यवहार के रूप में मस्तिष्क का कार्य। ठीक है, कौन बताएगा, ये आपका जैविक वाले बताएंगे। सी के साथ 4, डी के साथ 1, बी के साथ 2 एंड ए के साथ आपका 3, जीवनावधि के अंदर आपका ये विकास वाला काम करेगा। ठीक है, इजी सवाल था, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ओके, ये प्रश्न नंबर 53, इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कौन करता है, कॉन्टैक्ट कंफर्ट, हैरी हार्लो, सेल असेंबली और जनरल एलिमिनेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका भी आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगेन सेम वही रिपीटेड सवाल, सीएल हल। फ्रॉइड आप जानते हैं किसकी बात करते हैं, इंस्टिंक्ट की, अभी हमने देखा लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। ठीक है, नीड की बात कौन करेगा, ड्राइव की और फैंटेसी की बात कौन करेगा, ये आपको मालूम है। डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज सही आंसर आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो आप जो सारे वीडियोस हैं प्रीमियम के या फिर 2022 सॉल्व पेपर, वहां से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इससे बेसिक क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछेगा, एनटीए। ओके, अब आया है प्रश्न, विकार के नाम। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके डिसऑर्डर्स की। ऑटिज्म आपने सुना है, अल्जाइमर सुना है, बुलिमिया नर्वोसा सुना है, लेकिन आपने एनकोप्रेसिस नहीं सुना। एनकोप्रेसिस जिसका संबंध किससे है वो भी हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो उसके आधार पे आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एक डिसऑर्डर, वो है एक विकार। ठीक है, ओके, ये है माता, ये है पिता। ठीक है, इनका है एक बच्चा, बच्चे की उम्र है 6 महीने से 1 वर्ष। ठीक है, अब ये बच्चा कहीं भी क्या करे, कहीं भी ये बच्चा टॉयलेट करे। ठीक है, तो इसके माता पिता इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। आती है बात 1 से 2 वर्ष, उनका बच्चा कहीं भी टॉयलेट करे, टॉयलेट इन द सेंस यहाँ पे आपका आपका बाथरूम। ठीक है, यानी कि आपकी पी एंड आपका पू दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे मूत्र एंड मल दोनों की बात हो रही है। जब भी टॉयलेट बोलेंगे तो मूत्र एंड मल दोनों का ध्यान रखें, मेनली यहाँ पे ध्यान रखें आप किसका, आप यहाँ रखें मल का। ठीक है, मल त्याग की बात करेंगे। ठीक है, मल त्याग की बात यहाँ पे हो रही है। तो 1 से 2 वर्ष में भी माता पिता माइंड नहीं करेंगे, लेकिन 3 से 4 वर्ष आते आते भी अगर जो बच्चा है
ये जो बच्चा है ये क्या करता है, ये मल त्याग करता है। ठीक है, अभी भी क्या कर रहा है, ये मल त्याग कर रहा है। कहाँ पे, आपका जो बाथरूम है, ठीक है, इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, ये बाथरूम है, यहाँ बैठने के बजाय या फिर इस प्रकार से अगर ये कमोड बना हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ से नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों के अलावा अगर जो बच्चा है वो मल त्याग करता है अपनी पैंट में, ठीक है, जहाँ वो नॉर्मली बैठता है बिस्तर में, वहां पे अगर इस प्रकार से वो मल त्याग कर रहा है, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है वो, और उसकी उम्र कितनी है, 3 से 4 वर्ष, लगभग लगभग 4 वर्ष मान के चलते हैं, तो इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, इस डिसऑर्डर को कहा जाता है एनकोप्रेसिस। ठीक है, जिसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपके निष्कासन से। निष्कासन मतलब एलिमिनेशन से। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा जो मल है उसको क्या करते हैं, हम उसको हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, डेली दैनिक क्रिया है डेली की। ठीक है, लेकिन जो बालक होते, जो बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक चीज सुनी होगी आपने, किसके बारे में, आपने सुना होगा कब्ज के बारे में। ठीक है, कभी ना कभी ये होता है, और जो माताएं होती हैं उनको गर्भधारण के दौरान, उसके बाद पूरी अवस्था के दौरान ये समस्या बनी रहती है कब्ज की। इसमें क्या होता है, ये आपकी होती है इंटेस्टाइन मान लीजिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये जो स्टूल है, स्टूल कहा जाता है उस मल को, ये जो स्टूल है यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, जमा होता जाता है, और वो जगह एरिया क्या है, ये आपका जो इंटेस्टाइन है, जो अतड़िया है अंदर की, वो क्या होती है, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन में सामान्य स्तर पे ये कब्ज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो गुदा मार्ग है यहाँ से, ठीक है, जिसको हम फ्रॉइड की स्टेज में कौन सी कहते हैं हम, ओ के बाद नेक्स्ट आता है ए, एनल वाली। ठीक है, ओके, गुदा मार्ग, गुदी अवस्था जिसे कहा जाता है, तो ये जो आपके जो गुदा मार्ग है, ठीक है, यहाँ से जब आप फ्री नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टूल जमते 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 यहाँ से एग्जिट होता है, यहाँ से एलिमिनेट होता है, लेकिन यहाँ से जब नहीं होगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से जब जम जाएगा, और ये जो गुदा का मार्ग है ये क्या हो गया, इतने से देखिए कितना ज्यादा ये फैल चुका है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके यहाँ मूत्राशय पे भी क्या करता है, अधिक प्रेशर देता है, वो हमारे काम का नहीं है। मेन काम का हमारा यह है कि कब्ज के दौरान क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है ऐसी होती है नॉर्मल, कब्ज नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब कब्ज हो जाएगा तो क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन इस प्रकार से फूल जाती है, और यहाँ की चीजें क्या हो जाती है, फिर कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी ये किस पे प्रेशर देता है वो सब काम का नहीं है आपके अभी के लिए, इतना ध्यान रखिए, ये क्या होता है, ये फैलने लगता है। ठीक है, तो ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये क्या होगी, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से फैल जाएगी। ठीक है, और ऐसा किसके साथ होता है, और ये नॉर्मल रहती है आपकी इंटेस्टाइन, नॉर्मली आपकी ऐसी रहती है, लेकिन कब्ज के दौरान किस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये है आपकी नॉर्मल वाली। बात कर रहे थे किसकी, बात कर रहे थे हम एनकोप्रेसिस की। ये और डिसऑर्डर किसमें देखने मिलता है, ये मोस्टली हमको देखने मिलता है बच्चों में, लेकिन कभी कभी एडल्ट में भी हमको देखने मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टूल है ना, यानी आपका जो मल है ना, इसका क्या नहीं हो पाता, त्याग नहीं हो पाता है अच्छे से, और जो हम कहते हैं अंग्रेजी में बॉवेल मूवमेंट, ठीक है, जैसे हम कहते हैं बाउल मूवमेंट, कि आप फ्रेश होके आइए, है ना, वो सब बातें जो होती हैं, तो वो जो बाउल मूवमेंट है वो क्या नहीं होता, प्रॉपरली नहीं होता है। ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, निष्कासन नहीं होता है। ठीक है, निष्कासन से संबंधित क्या है, आपका एनकोप्रेसिस। ठीक है, इस एनकोप्रेसिस के भी दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार दूसरा प्रकार उससे संबंध नहीं है। ध्यान क्या रखना है आपको, विथ कब्ज और आपका विदाउट कब्ज। ठीक है, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है बच्चों में, पहले क्या होगा, पहले कब्ज होगा, उसके बाद ये एनकोप्रेसिस होगा, और कभी कभी क्या होगा, कब्ज नहीं होगा और सीधे आपका एनकोप्रेसिस हो जाएगा। ठीक है, उतनी डिटेल में नहीं जाना, पर ध्यान रखिए कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज है, इसका संबंध भी इसी चीज से है, आपके एनकोप्रेसिस से। ठीक है, ओके, तो आपका जो छोटा, अब बात करते हैं मेन 3 से 4 वर्ष का जो बालक है, वो बाथरूम में, ठीक है, मल त्याग करने की बजाय, बाथरूम में मल त्याग करने की बजाय क्या करेगा, उसकी इच्छा होगी और वो कभी भी अपनी पैंट में कर देगा। ठीक है, या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो वहां अपने ड्रेस पे ही वो मल त्याग कर देगा। ठीक है, और वैसा क्यों करता है, क्योंकि देखिए ये जो मार्क से आता है यहाँ पे, तो क्या करता है, जो बालक है अगर वो इस डिसऑर्डर से पीड़ित है तो क्या करेगा, वो अपना स्टूल यहाँ पे ना रोकने लगता है। ठीक है, उसको होल्ड करने लगता है, और होल्ड करते 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 ये क्या होता है, इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम वो स्टूल के लिए बैठेगा, नेक्स्ट टाइम जब वो मल त्याग के लिए बैठेगा, तो क्या होगा, वो कभी पेन में आएगा, कभी चिल्लाएगा, ठीक है, कभी दर्द होगा उसको। ठीक है, इस तरह की बातें होंगी वहां पे। तो वो क्या करता है, जो बच्चा इंटेस्टाइन में ये जो आपका मार्ग से ये स्टूल आ रहा है, इसको क्या करता है, वो होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
रुकना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको दर्द वगैरह यहाँ पे होता है बाउल मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो पेट दर्द वगैरह वो सब होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो टॉयलेट जाता है, बाथरूम जाता है, तो वहां पे भी उसको दर्द, पेन, और ये जो मल है इसको बाहर एग्जिट करने में क्या होती है, दिक्कत आती है, यानी कि एलिमिनेट करने में, निष्कासन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये 3 से 4 वर्ष बालक का ये मार्ग है, यहाँ से आते आते यहाँ पे उसने होल्ड कर लिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जमते 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 इस प्रकार से ये पूरा ऐसे हो जाता है, और ये काफी ज्यादा दर्दनाक फिर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये पूरी कहानी समझी हमने, एनकोप्रेसिस के बारे में पूरा देख लिया आपने, किससे संबंधित है, ये आपके निष्कासन से संबंधित है, तंत्रिका की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, भोजन करने नहीं, भोजन यहाँ पे निकालने की बात हो रही है। ठीक है, ओके। तो बुलिमिया नर्वोसा सी के साथ 4 जाएगा, डी के साथ 2 जाएगा, सी के साथ 4, डी के साथ 2, ये दोनों आपने चीजें सीख ली, और ए के साथ 3 है तंत्रिका विकासात्मक, और अल्जाइमर है आपका तंत्रिका संज्ञानात्मक। तो इसको आप ए मतलब ऑटिज्म के सामने आप क्या लिखेंगे, तंत्रिका विकासात्मक लिखेंगे। अल्जाइमर के सामने आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तंत्रिका संज्ञानात्मक। बुलिमिया के सामने क्या लिखेंगे, भोजन करना से। और एनकोप्रेसिस तो आपने डीप में अभी स्टडी कर लिया है, निष्कासन से संबंधित है। ठीक है, तो ए बी सी डी इसको आप लाइन से करके इस प्रकार से मार्क कर करके लिख सकते हैं। और एनकोप्रेसिस अच्छा टॉपिक है, आगे भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से एनकोप्रेसिस के बारे में पूछा गया है। चलिए, द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट पीपल टिपिकली एक्सप्रेस व्हेन फ्रस्ट्रेटेड इज टू, जब लोग सामान्यतः हताशा व्यक्त करते हैं तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या होती है, ट्राई अगेन, गेट एंग्री, गिव अप, बी क्रिएटिव, पुनर्प्रयास, क्रुद्ध होना, त्याग देना, सृजनात्मक होना। देखिए, अगर कोई एंग्री है, ठीक है, पहला रिस्पॉन्स, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, टिपिकली एक्सप्रेस व्हेन फ्रस्ट्रेटेड, अगर आप क्या हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं किसी चीज से, तो पहली रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, गेट एंग्री। सबसे पहले आप क्या होंगे, क्रुद्ध होंगे, गुस्सा होंगे। पुनर्प्रयास तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले क्या होंगे आप, गुस्सा होंगे। ठीक है, ओके। मान लीजिए आपकी एक ट्रेन थी, आपको जाना था घर, रात के 12 बज रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके बाद कोई भी गाड़ी, कोई भी मेट्रो, कोई भी लोकल आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आपकी ये ट्रेन क्या हो जाती है, आपकी ये ट्रेन छूट जाती है। अब क्या हो गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं आप। ठीक है, आप हताशा व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्या आप वापस ट्राई करेंगे कुछ कुछ भी चीज का, या कुछ बस पकड़ने का, बाइक पकड़ने का, या कुछ भी ओला उबर करने का, वो ट्राई करेंगे? नहीं। क्या आप गिव अप कर देंगे? नहीं, घर तो जाना ही है ना, स्टेशन पे, ट्रेन पे, एयरपोर्ट पे तो नहीं सोएंगे आप। क्रिएटिव, ये क्या बात हो रही है, क्रिएटिव की तो बात ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, वहां पे उस स्टेज में आप क्रुद्ध होंगे, वहां पे एंग्री होंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए अगला और इस लेक्चर का अब आखिरी सवाल, इसके साथ हमने 67 सारे सवाल कवर कर लिए हैं। थ्योरी ऑफ अटेंशन और रिसर्चर्स के बारे में पूछा है, तो आप लोग को वहां पे किस मॉडल में क्या है, किसने किसके कान में बोला, किसने किसके कहाँ पे बोला, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। मेन आप ये ध्यान रखिए किसने क्या चीज दी है। जो सवाल था आपका चेरी को हमको याद रखना है या नहीं, देखिए 2022 में आपको सवाल मिल गया है चेरी के बारे में। ठीक है, अर्ली सिलेक्शन किससे बात करता है इन तीनों में से, एटेन्यूएशन की बात कौन करता है, लेट सिलेक्शन की बात कौन करता है, और मल्टी मॉडल की बात कौन करता है। ठीक है, कब बनेगा आपसे ये सब जो आपने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, तो आपको आंख बंद करके आप सही आंसर पे टिक कर देंगे। ठीक है, उसमें दूसरा कोई सवाल पैदा नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो आप इसमें अर्ली सिलेक्शन भी जानते हैं, इन चारों में से किसने किया था, एटेन्यूएशन भी जानते हैं, इन चारों में से किसने किया था, लेट सिलेक्शन भी जानते हैं, इन चारों में से किसने किया था, और मल्टी मॉडल भी जानते हैं आप, इन चारों में से किसने किया था। एक भी चीज आपको ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप अज्ञान है, जिसको आपको ज्ञान नहीं है अभी। ठीक है, ओके। तो इसके आंसर आप क्या करेंगे, इसके आंसर और जो पीछे एक दो सवाल और पूछे हैं उस सभी के आंसर आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ओके। अगले जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम, वहाँ पे हम जो मॉकेट 007 था, है ना, उससे स्टार्ट करेंगे, वहाँ के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपके लगभग यहाँ से 150 सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 150 सवाल जिसके आपने आंसर भी देख लिए हैं, आपको मालूम भी है किस प्रकार से करना है। एक दो बार आप और टेस्ट देंगे, अभी सेम टेस्ट देंगे, अलग अलग टेस्ट देंगे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट जो हम लोग को करना है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करना है, अगर थोड़ा सा जल्दबाजी में भूल जाए तो उसको ध्यान दिला दें एक बार। हमको देखना है फॉल्स मेमोरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लॉफ्टस एंड प्रिकल का। हमको देखना है ऐश का देख लिया वैसे हमने, वो जो कन्फर्मिटी का था वो वाला देख लिया है। फिर हमने स्टैनली मिलग्राम का भी देख लिया है। ठीक है, और आपका मेन ध्यान रखिए फॉल्स मेमोरी, और दूसरा ध्यान रखिए आप कौन सा, मिनेसोटा वाला। ठीक है, तो इसको आप मैसेज कर देंगे हमको कि सर इसको कराना है आपको, ये एक्सपेरिमेंट IMP है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉल्स मेमोरी वाला, ये वाला। और भी जो एक दो एक्सपेरिमेंट होंगे, अगर आपको बीच में कहीं नाम टकराया है उन एक्सपेरिमेंट का, तो उनको भी हम कवर कर लेंगे स्पेशल वीडियो बना के। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।